गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वाइवा के टॉपिक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशंस, एनवायरमेंटल इश्यूज और बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना, यही टॉपिक्स है ना बच्चों? यस मैम। यस। ठीक है, तो अनिरुद्ध बताएंगे। अनिरुद्ध बेटा। यस मैम। The two core techniques that enabled the birth of modern biotechnology. क्या था, जीन क्लोनिंग और क्या नाम लीजिए? मानव। जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर। लोकेंद्र। मैम जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। एक्सीलेंट। सेम ऐसे ही मानव अपन को करना है कि टू कोर टेक्निक्स दैट गिव बर्थ टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग, आपको वो वर्ड भी वही आएंगे एग्जैक्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जेनेटिक मेकअप चेंज करते हैं और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग स्टेराइल एम्बियंस देते हैं ताकि हम लोगों को जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में, हमें प्योर फॉर्म में, मतलब हमें स्टेराइल एम्बियंस प्रोवाइड करना है ना। कोई बात नहीं। अब मुझे मानव ये बताएंगे कि ओराई के कोई दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस, ओराई ORI, ओराई साइट के कोई दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। मानव। जो एप्लीकेशन स्टार्ट करता है और एक कॉपी नंबर कंट्रोल करता है। क्या बोल रहे हो? मुझे आवाज नहीं। कॉपी नंबर कंट्रोल करता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कॉपी नंबर कंट्रोल करता है और ये वो साइट है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है ना मानव? और रेप्लिकेशन इनिशिएट करता है। वेरी गुड मानव। थोड़ा सा आपका मुझे वीक नेटवर्क, मुझे आवाज नहीं आ रही, तो थोड़ा सा देख लो। अच्छा, अब अनिरुद्ध बताएंगे। अनिरुद्ध। यस मैम। 1972 में दो साइंटिस्ट ने कुछ एक खास एक्सपेरिमेंट किया था जिससे शुरुआत हुई थी बायोटेक्नोलॉजी की। तो मुझे आप थोड़ा शॉर्ट में समझा दीजिए। वो क्या बोलते हैं, ई कोलाई का प्लाज्मिड लिया, उसमें वो डाला था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, क्या बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल, क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक वाले जीन्स डाले थे। अब एक मिनट रुक जाइए। शांभव। अनिरुद्ध तुम मुझे 10 मिनट के बाद वाइवा देना है ना। शांभव जरा समझाओ पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छे से। मैम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से अपन ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाला था और वेक्टर प्लाज्मिड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से उसको ऐड करके ई कोलाई बैक्टीरिया में डाला था टू इम्पार्ट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। शांभव मुझे थोड़ा सा क्लियर कर। तूने अभी ये बोला बेटा कि हमने क्या किया था, आइसोलेट किया था। किसमें, किससे आइसोलेट किया था? ये नहीं दिया हुआ है बेटा, ये किससे आइसोलेट किया है ये हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है ना, समझना। हम तो सैल्मोनेला में इससे क्या किया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में वो ऐड किया था बेटा। लोकेंद्र थोड़ा सा अभी भी इन लोगों ने 100% एररलेस आंसर नहीं दिया है। लोकेंद्र समझा बेटा? मैम साल्मोनेला पनामा से हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाला था। वो वाला मेंशन नहीं है शांभव। द जीनस जहां से लिया था वो मेंशन नहीं है, इसलिए अगर वो याद नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वो जो लिया था वो कहीं और से, किसी और स्ट्रेन से लिया था, मैंने इन लोगों को बताया था पढ़ाते हुए। और फिर उसके बाद उन्होंने जो इंटीग्रेट किया था वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ इंटीग्रेट किया था और फिर उसको डाल दिया था ई कोलाई में। समझ गए दानिश? यस मैम। मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया, वेक्टर जो है वो प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, एंड देन व्हेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया तो इस पूरे स्ट्रक्चर को किसके अंदर डाल दिया था? ई कोलाई। अब समझ गए? क्लियर है? मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग की अच्छी शुरुआत चाहिए होती है। मुझे लोकेंद्र और शांभव आप लोग आंसर दीजिए जरा फटाफट। बताते जाएंगे कि टूल्स में एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हालांकि नाम नहीं दिया हुआ है साइंटिस्ट का, पर लोकेंद्र मैंने नाम भी बताया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। किसने इनको आर्बर, नाथन और स्मिथ। आर्बर, नाथन और स्मिथ, इन्होंने
ऐसी एंजाइम्स को पहचाना था जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे ग्रोथ को। किसमें बताओ, किसमें? ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई के अंदर कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे आर्बर, नाथन एंड स्मिथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नहीं लिखा है किसी ने भी तो लिख लीजिए। आप लोग सभी लोग जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग में से कितने बच्चे चाहते हैं एक जूम मीटिंग फॉर ऑल द एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ ऑल द 38 चैप्टर्स? अगर आप लोग बोलेंगे तो ही मैं करूंगी। शांभव ने कर दिया है, लोकेन ने कर दिया है, यस मैम। दानिश। तो आप लोग जब बोलोगे बेटा, अपन बहुत जल्दी से मैं मतलब प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं वो पॉइंट्स ही बताऊंगी जो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होंगी, और बस आप लोग एक एक बार सुन लोगे तो आप लोगों को वो चीज वहां पर क्लिक हो जाएगी। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो अपन को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वो आप लोग जब बताएंगे, जो डेट आप लोग फिक्स करेंगे मुझे बता देंगे, अपन लोग रख लेंगे वो मीटिंग। ठीक है, आपस में आप लोग बात करके मुझे टेक्स्ट कर देना। तो आर्बर, नाथन और स्मिथ, इन्होंने क्या किया था बच्चों? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज की थी। इन्होंने 2 एंजाइम्स देखे थे जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। एक क्या कर रहा था? कट कर रहा था डीएनए को। दूसरा क्या कर रहा था? मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था। तो जो पहला एंजाइम था उसका नाम क्या दिया गया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर है? ठीक है, तो अब लोकेंद्र बेटा ये बताएंगे कि आज की डेट तक हमें कितनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिल चुकी हैं और कितने स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से मिली है? मैम 900 एंजाइम्स फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। एक्सीलेंट। तो शांभव मुझे ये बताएंगे कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम क्या है? हाइन 2। हाइन 1 क्यों नहीं? मैम क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस है। वो एक्सोन्यूक्लियस है ना, वो बाहर की तरफ से कट करता है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। उसके बाद आ जाइए दानिश, आप ये बताएंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं क्या किसी यूकैरियोट से भी आइसोलेट की गई है बेटा? नो मैम। एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स। एक्सीलेंट। ठीक है, तो दानिश मुझे ये बता दे नॉमेनक्लेचर का रूल क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के? मैम जो पहला अल्फाबेट होगा वो जीनस से होगा, नेक्स्ट टू स्पेसिफिक एपिथेट, और फिर मैम उसके बाद जो रोमन नंबर है वो ऑर्डर जिसमें अपन ने निकाला था उससे। बच्चे एक थोड़ा सा मिस कर लिया ना तूने, जैसे जीनस कर लिया, स्पीशीज कर ली, उसके बाद फिर आर बाय जैसे आया उसका स्ट्रेन मतलब क्या होता है उसकी भी और अंदर की कैटेगरी है ना। और yes. उसके बाद हम लोग जैसे हमने ये किया था, तो आर बाय 13 है कि 14 है? 13 है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। ठीक है, अनन्या नहीं आई है क्या आज भी? नो मैम। क्यों? उसको टेक्स्ट करो ना। yes, एक बार टेक्स्ट करो ना, नुकसान हो जाएगा उसका, नहीं तो हो सकता है भूल गई होगा। उसको बोलो अगर वाइवा नहीं भी देना है तो सुन ले। ठीक है, अब आ जाइए शांभव बताएगा। शांभव मुझे स्टिकी एंड का सीक्वेंस बताओ। किसमें? इकोर आई में, इकोर 1 में। मैम मैं बना के देख लूं एक मिनट? हाँ बना लीजिए। स्टिकी एंड का मतलब मैंने वो नहीं पूछा है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं पूछा है। तब तक लोकेंद्र आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। लोकेंद्र, रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस बता दीजिए। यस मैम। मैम जो डिजायर्ड जीन हम किसी दूसरे डीएनए में इंसर्ट कर लेते तो उसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, और जब जो बैक्टीरिया अपनी सराउंडिंग से जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर ले ले तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में इस चीज को पूछें तो लोकेंद्र? मैम जब बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर ले तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एक्सीलेंट, यानी कि हमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया बाय इंसर्टिंग अ फॉरेन जीन इन अ वेक्टर या कहीं पर भी, और उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। और ये सब जब हम होस्ट के अंदर डाल देंगे, होस्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, बैक्टीरिया हो, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। शांभव समझाना जरा स्टिकी एंड का सीक्वेंस। मैम TTAA स्टिकी एंड का सीक्वेंस। TTAA, एक्सीलेंट। तो किसी को भी स्टिकी एंड में कोई परेशानी बेटा? नो मैम। स्टिकी एंड का जो सीक्वेंस है वो TTAA, एक्सीलेंट।
तो शांभव, आप मुझे बताएंगे कि जब हम कट कर रहे हैं तो ये ऐसा क्यों जरूरी है कि हम प्लाज्मिड को और फॉरेन डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करें? मैम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो सेम टाइप के स्टिकी एंड्स बनेंगे जो डीएनए लाइगेज की एक्शन को फैसिलिटेट करेंगे। एक्सीलेंट। चलो अब लोकेंद्र के लिए क्वेश्चन। लोकेंद्र, हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर किया है तो हम लोग ने ये देखा है कि डीएनए पार्टिकल्स मूव होते हैं, तो वो किस बेसिस पे मूव होते हैं बेटा? मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क चला गया था। डीएनए फ्रैगमेंट्स का जो सेपरेशन होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वो किस बेसिस पे होता है? साइज, चार्ज, बोथ? साइज। तो बोथ क्यों नहीं आएगा लोकेंद्र? मैम डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, अगर प्रोटीन होता तो बोथ आता। एक्सीलेंट, क्योंकि प्रोटीन्स आर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सो अगर हम प्रोटीन्स को सेपरेट करते तो हम ये दोनों चीजें लिख सकते थे, साइज और चार्ज, बट डीएनए इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज, सो इट विल ऑलवेज मूव ऑन द बेसिस ऑफ साइज ओनली, नॉट चार्ज। एक्सीलेंट। चलो अब लोकेंद्र के लिए एक दो और क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन में बच्चे आएंगे। तो लोकेंद्र, आप ये बता दो बच्चे कि स्पूलिंग में और एल्यूशन में क्या अंतर है? स्पूलिंग मैम स्पूलिंग जब हम चिल इथेनॉल डाल देते हैं तो, और फिर जब हम डीएनए को से निकालते हैं तो उसे स्पूलिंग बोलते हैं, और एल्यूशन मतलब एगेरोस जेल में से जब हम कट करते हैं। एक्सीलेंट। जब हम एल्यूशन मतलब कि जब हम एगरोस जेल से कट करते हैं डीएनए को तो हम उसको बोलते हैं एल्यूशन। अब मैं आप लोग सबको बोल रही हूँ कि जैसे लोकेंद्र आपका लास्ट फुल लेंथ में 345 आए हैं, शांभव के भी 347 या 352 जो भी आए हैं, मतलब यू आर वेरी क्लोज टू फुल मार्क्स। अब आप लोगों को पढ़ने से ज्यादा अपनी अप्रोच पे ध्यान रखना है ना? अप्रोच मतलब कि अगर आप सिली मिस्टेक करते हैं तो भी उतना ही नुकसान होगा, और अगर आप नहीं भी जानते हैं उस क्वेश्चन को तो भी उतना ही नुकसान होगा। तो बेटर है कि अपनी अप्रोच को ऐसा बना दें। क्या अप्रोच में क्या क्या करना है अपन को बताओ? कि अपन को सिर्फ काम एंड क्वाइट माइंड से और हर क्वेश्चन को बहुत शांति से, और ऐसे नहीं है कि आपको, मैंने आपको कई बार बताया कि नीट में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनता है। अब पिछले साल उसके क्यों फुल आ गए थे आपको भी पता है लोकेंद्र, क्योंकि वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है ना। पिछले साल जो इसको जो मिले हैं अपन को, किंजल को फुल, वो क्यों मिले हैं? क्योंकि वो क्वाइट एकदम शांत रहे, उसको कोई टेंशन नहीं होता, पूरा तैयारी करके भी रिलैक्स। आपको सिर्फ रिलैक्स रहने की आदत डालनी है, और अगले पेपर में मेरे आप लोगों को फुल लाने हैं। आप लोगों को पता नहीं है मुझे कितना टेंशन होता है, जब मॉक टेस्ट भी देते हो आप लोगों को मुझे चिंता बनी रहती है कि इन बच्चों ने क्या परफॉर्म किया, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा अपने अप्रोच में ये डिफरेंस लाना है। चलो अब ये बता दो शांभव कि हम लोग स्टेनिंग जब करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो खास तरीके का डाई यूज होता है और खास तरीके की लाइट यूज होती है। क्या क्या है? मैम इथिडियम ब्रोमाइड, यूवी लाइट। ठीक है, अब आ जाओ राहुल राठौर और अमनदीप। राहुल राठौर और अमनदीप। हाँ मैम मैं आ जाऊं? मैं प्राची, आप आ जाइए। राहुल राठौर, प्राची, अमनदीप आपकी तैयारी है? यस मैम। अमनदीप भी आ जाओ। तो प्राची आप कैमरा ऑन करो फटाफट। हाँ। अमनदीप, ये प्राची आप ये बताओगे कि डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। मैम ओराई। ओराई है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टेबल मार्कर? मैम इट हेल्प्स टू मतलब रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में फर्क करने में हेल्प करता है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो ये बताओ प्राची कि अगर हम लोग PVU1 से कट करेंगे तो कौन सी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा अगर हमने PVU1 से कट किया तो? मैम एम्प्लीसाइलिन जी, एम्प्लीसिन। ठीक है मैम एम्प्लीसिन। ठीक है। ROP किसको कंट्रोल करता है? ROP किसको कोड करता है? मैम PUV1
अरे भाई आरओपी एक साइट है राहुल, जी मैम, आरओपी बेटा। एक मिनट, मेरा वो कैमरा ऑन नहीं था। हाँ मैम, वो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए बना। आरओपी कोड्स फॉर द प्रोटीन्स Proteins for इन्वॉल्व्ड इन द plasmid रेप्लिकेशन ऑफ replication. प्लाज्मिड। एक्सीलेंट। तो आप मुझे एक चीज बताएंगे, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो अपन डिस्कस कर चुके हैं राहुल, कि अगर हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे दोनों एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं, मतलब हम लोग 2 बार प्लेटिंग कर रहे हैं, तो उसमें लिखा है कि एक जो है वो मदद करता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, और दूसरा जो है वो किस में मदद करता है बेटा? To differentiate between transformants and हाँ, non-transformants. तो ये कैसे होगा बताओ, थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाओ। तो मैम मान लो हमने जैसे एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया है वो दिया है कि बाम H1 में हमने इंसर्शन किया कुछ, है ना? एक्सीलेंट। हाँ, तो उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस चले जाएगा। अब ये हमें Very इकोलाई में डालना है। तो अब सबसे पहले तो हमने ये डिफरेंशिएट कर लिया कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर, दूसरा मैम एम्पिसिलिन होगा, क्योंकि जिनमें अगर वो आया ही नहीं प्लाज्मिड। जैसे मान लो अब हमने इस पूरे वेक्टर को जिसमें हमने फॉरेन जीन है, अगर हमने इकोलाई में डाल दिया, तो इकोलाई जो था अब वो किसी के लिए भी शुरुआत में रेजिस्टेंट नहीं होता है, पर अब जो आ गया तो वो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो अब ये वाला जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो मदद कर रहा है टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। एक्सीलेंट, ठीक है। अब बताइए जरा कलर रिएक्शन क्या होता है? मैम कुछ बैक्टीरिया में अगर इंसर्शन नहीं हो तो उनमें एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, जो व्हाइट कॉलोनीज बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। व्हाइट? हाँ नहीं, ब्लू। और लैक्टोज नहीं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। सुनो इधर, सुनो, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। तुमने क्या किया, सबको मिक्स कर दिया है, बहुत सारी चीजों को, है ना? मैं समझ गई हूँ। मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैम नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए वो ब्लू कॉलोनीज बनाता है और रिकॉम्बिनेंट के लिए व्हाइट कॉलोनीज बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की रिएक्शन की वजह से। क्यों है ऐसा, क्यों है मैम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की वजह से वो व्हाइट कॉलोनीज बनाता है रिकॉम्बिनेंट में। चलो इसको जरा लोकेंद्र अच्छे से समझा दो। यस मैम, जो क्या बोलते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, अगर उसकी जगह पे इंसर्शन हो जाएगा, अगर नॉर्मल कंडीशन में क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो ब्लू कलर कॉलोनीज बनाता है। अब अगर उस इनकी जगह पे इंसर्शन हो जाएगा तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो मतलब अवेलेबल नहीं होगा, है ना? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, है ना? तो अब क्या होगा, अब जो कॉलोनी बनाएंगे वो कैसी होगी? कलरलेस, है ना? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए। अब मेरा ये बच्चा बताएगा, राहुल बेटा। जी मैम। मुझे तो सीक्वेंस बता दे बेटा कि अगर हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हम कैसे करेंगे बेटा, अगर हमें बैक्टीरिया में डालना है कोई फॉरेन रिकॉम्बिनेंट जीन। मतलब समझा नहीं। मतलब हमें कॉम्पिटेंट बनाना है उसको। अच्छा, हाँ। तो हम सबसे पहले तो हम हीट कर सकते हो उसे, फिर आइस में रख दो। हाँ, फिर एक मिनट रुक जा, शांभव समझा पूरा। हम पहले डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करेंगे, उसके बाद सबसे पहले डाइवेलेंट कैटायन से, कैल्शियम क्लोराइड से, ताकि उसमें पोर्स हो जाए, क्योंकि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो बहुत टफ होता है, तो सबसे पहले हमें उसमें पोर करने पड़ेंगे। फिर आगे हम फिर आइस पे इंक्यूबेट करेंगे, फिर हीट शॉक देंगे 42 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर वापस आइस पे डालेंगे। समझ गए राहुल? सीक्वेंस एज इट इज चलेगा। सबसे पहले पोर्स करेंगे, है ना? उसके बाद हम आइस में रखेंगे, उसके बाद हीट शॉक 42 डिग्री सेल्सियस, एंड अगेन आइस पर रख देंगे, बैक ऑन आइस। ठीक है, चलो अब प्राची आप बता दो, ये बायोलिस्टिक्स या जीन गन क्या होता है? मैम बायोलिस्टिक और जीन गन प्लांट सेल्स में यूज होते हैं, जो डायरेक्टली हम प्लाज्मिड को सेल के अंदर डाल देते हैं।
कैसे करते हैं? हाई वेलोसिटी छोटे छोटे पार्टिकल्स को, किसके बने हुए पार्टिकल्स? टंगस्टन और गोल्ड। शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। तो एनिमल सेल्स में कैसे करते हैं भाई? मैम हीट शॉक से और बायोवेलेंट कैटायन से। थोड़ा सा और मेहनत करिए राहुल। एनिमल सेल को कैसे करेंगे? मैम सीधे इंजेक्ट कर देते हैं। माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। लोकेंद्र, नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर किसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, इसकी एक टेंडेंसी है कि ये बहुत सारे, दानिश मोनोकॉट या डाइकॉट किसको अटैक करता है? मोनोकॉट। डाइकॉट। 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 दानिश तुम्हारी पिटाई होगी आज बहुत। सॉरी। क्या सॉरी? इतने सारे, इतनी बार बता दिया। डाइकॉट प्लांट्स को अटैक करता है और गॉल्स कॉज करता है। गॉल्स मतलब ट्यूमर्स कॉज करता है। दानिश आप नोट कर ली पॉइंट? यस मैम। पता नहीं कैसे क्लिक हो गया मुझे कि मैं दानिश से पूछूं, इसमें कुछ। चलो भाई, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाओ हमारा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी। यस मैम। अनिरुद्ध, अब अपन ने क्या किया? अभी तक प्रिंसिपल पढ़ लिए बेटा, है ना? प्रिंसिपल कर लिए। अब हमको एक्चुअल में करना है प्रोसेस, है ना? प्रिंसिपल खत्म हो गया, प्रोसेस करना है। तो ये बता बेटा कि अगर हमको कोई अच्छी जीन, हमारी जो डिजायर्ड जीन है, वो एक बैक्टीरिया से चाहिए, तो हम उसको क्या क्या डालेंगे उसमें? बैक्टीरिया चाहिए, पहले उसकी सेल वॉल तोड़ेंगे लाइसोजाइम से। एक्सीलेंट। फिर प्रोटीन और आरएनए को मारने के लिए प्रोटीएज और आरएनएज डालेंगे। प्रोटीएज डालेंगे, आरएनएज। शाबाश। फिर डीएनए मिलेगा, उसको क्या करेंगे? फिर उसको चिल्ड इथेनॉल डाल के निकाल देंगे। एक्सीलेंट। प्रेसिपिटेट करने के लिए हम क्या करेंगे? चिल्ड इथेनॉल डाल के। बहुत अच्छे, ठीक है भाई। तो ओपनिंग में आपसे मैं अनिरुद्ध को नहीं रखूंगी, ओपनिंग में रखूंगी लोकेंद्र को, शांभव को, क्योंकि अनिरुद्ध अगर बीच में वाइवा देता है तो बहुत बढ़िया देता है ना लोकेंद्र? ये थोड़ा सा, यस मैम। ये बीच में अगर वाइवा देता है तो बहुत बढ़िया देता है। चलो, तो अब मुझे अनिरुद्ध बताएगा कि पीसीआर के तीनों स्टेप सीक्वेंस में बताएगा। अनिरुद्ध। डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। पीसीआर किसने डेवलप की थी टेक्निक अनिरुद्ध? कोई न्यूलिस था, नाम भूलिए पूरा। हाँ, कैरी म्यूलिस, KARYMULLIS। तो दानिश को याद था क्या साइंटिस्ट का नाम? यस मैम। अरे वाह। और ये कामरान को? कामरान? यस मैम। शाबाश, ठीक है। चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट है बायोरिएक्टर्स का। अगर आएगा तो बना दोगे ना? मतलब क्वेश्चन बहुत इजी आएगा कि एक स्टर टैंक है और एक स्पार्क वाला। कर लोगे ना बच्चों? यस मैम। यस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है अनिरुद्ध? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मैम उसके अंदर सेपरेशन करते हैं और प्रिजर्वेटिव डालते हैं और प्यूरिफिकेशन करते हैं। शाबाश। मतलब उसमें एक्सप्रेशन नहीं आएगा, जीन एक्सप्रेशन नहीं आएगा, है ना? यस मैम। क्या क्या आएगा? ओनली प्यूरिफिकेशन, शेल्फ लाइफ बढ़ाना, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालना, है ना बच्चों? क्लियर है? ठीक है। अब अनिरुद्ध जी। यस मैम। What do you mean by a transgenic organism? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर वो वेक्टर से जीन डाला है, जो हमने मतलब जिसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्टर कर लिया है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सम फॉरेन जीन। ठीक है, चलिए बीटी का फुल फॉर्म बता दो अनिरुद्ध। बैसिलस thuringiensis। दानिश, बीटी जो है वो कौन कौन से इंसेक्ट्स को हार्म करता है? यस मैम। मैम लेपिडोप्टेरन्स, डायोप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स में आर्मी वॉर्म और बर्ड वॉर्म आता है, और फिर बिल्कुल सही जा रहे हो। डिप्टेरियंस, डिप्टेरा जो ऑर्डर है उसमें फ्लाइज आएंगे, मॉस्किटो आएंगे, मॉस्किटोस आएंगे और बीटल्स।
बीटल्स आएंगे कौन से ऑर्डर में लोकेश? कॉलियोप्टेरम्स। एक्सीलेंट दानिश, एक्सीलेंट, शाबाश। तो एक्सीलेंट, ये बताओ दानिश कि जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है बेटा, उसको कौन सा पीएच चाहिए होता है एक्टिवेट के लिए? ये जो अल्कलाइन पीएच। ठीक है, तो वो कौन से सेल्स को डैमेज करता है? फोरगट, मिडगट, हाइंडगट? एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट। मिडगट पक्का? यस मैम। ठीक है, चलिए। तो अब ये बताएंगे, ये बताए कि मेरी अनन्या, अनन्या आ रही है? पता नहीं कहाँ चली गई। चल दानिश तू ही दे दे आंसर। यस मैम। क्राई 1 एसी किसको कंट्रोल करता है? कॉटन बोल रहा हूँ। क्राई 1 एबी कौन बोल रहा है? ठीक है। अनिरुद्ध, एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे। यस मैम। जब हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस, याद है ना? तो हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम। एक्सीलेंट। क्योंकि अधिकतर में बच्चों अपन लोग जब भी अधिकतर प्लांट्स में, जो डाइकॉट प्लांट में अगर हमें जीन ट्रांसफर करनी है तो हम एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत, उसकी टेंडेंसी है क्या करने की अनिरुद्ध, कि वो एग्रोबैक्टीरियम जो है वो बहुत सारे डाइकॉट प्लांट को वैसे भी अटैक करता रहता है ना। तो हम उसके जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? एक यूजफुल वेक्टर। ठीक है, तो कामरान बेटा। यस मैम। तो ये जो हमने जिसमें आरएनए इंटरफेरेंस किया है उसमें निमेटोड का नाम बता दो। एग्रोबैक्टीरियम। निमेटोड राउंड वॉर्म का नाम बच्चे। एग्रोबैक्टीरियम तो वेक्टर है ना बेटा? राहुल, राहुल बेटा। मेलोडिगाइनी इन्फेस्टम। मेलोडिगाइनी इग्नोमिनिया, वेरी गुड। हाँ। तो कामरान, वो निमेटोड का नाम है बेटा और वेक्टर का नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, तो दानिश समझा जरा इसको कि हमने इसमें किया क्या है जो वो साइलेंस हो जाएगा। मैम अपन आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो यूकैरियोटिक सेल्स दिखाती है। तो उसके अंदर जो अपन वो भेजते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए रहते हैं वो डबल स्टैंडर्ड रहते हैं, तो फिर वो साइलेंस कर देते हैं। थोड़ा अच्छे से समझा शाम्भव। मैम क्योंकि एक आरएनए इंटरमीडिएट होता है तो साइलेंस कर देते हैं उसको। मैम नेमाटोड से जीन लेते हैं अपन, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्लांट में डालते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। निमेटोड स्पेसिफिक जीन ले ली दानिश, निमेटोड स्पेसिफिक जीन ले ली और एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की मदद से हम उस प्लांट के अंदर डाल देते हैं। कौन सी जीन? निमेटोड की ही जीन। ठीक है ना? फिर क्या होता है समझाओ जरा। मैम जो प्लांट है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस करता है और जैसे ही नेमाटोड अपना मतलब नेमाटोड का आरएनए साइलेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए कामरान बेटा कौन से ईयर में एक अमेरिकन कंपनी ने सीक्वेंसेस तैयार किए थे? एलाई लिली जी हाँ, वो भी बता दो, ईयर भी बता दो बेटा। 1972 83। हाँ हाँ हाँ, तुम तो बिल्कुल रिलैक्स होके करो, तुम्हें सब आता है कामरान, है ना? 1983 में एली लिली कंपनी ने क्या किया था? 2 सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी बना के, फिर सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कामरान? उन दोनों को ज्वाइन करना डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो नेचुरल इंसुलिन और बायोटेक वाले इंसुलिन में क्या अंतर है? नेचुरल में सी पेप्टाइड होता है लेकिन जो उसमें बनाते हैं आर्टिफिशियल। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कामरान जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी थी वो कौन सी डेफिशिएंसी वाली जो डिसऑर्डर था? एडिनोसिन डीएमइन डेफिशिएंसी। इसका दूसरा नाम बता दो एडीए डेफिशिएंसी का। एक ही कोई बात नहीं, इसको कौन बताएगा?
SCID स्किड 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 होता है, ये आएगा बेटा, है ना, पुराने वाले एडिशन में इसी नाम से दिया हुआ है। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी बोलते हैं इसको, ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, स्किड। समझ गए? नोट कर लो कामरान, इसको नोट कर लो, इस नाम से भी आ सकता है बेटा। अब आज से 2 साल पहले एक पेपर में आया था शाम्बा कि बाकी वैसे एलिमिनेशन से हो ही जाएगा वो जो ऑप्शन, पर उन्होंने ये बताया था कि जीन गोल्डन राइस के लिए किस में से निकाली है, आपको याद है ना? बीटा कैरोटीन जीन डैफोडिल प्लांट से। तो ये छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं बाहर की, है ना। हालांकि वो ऐसा ऑप्शन देते हैं कि आपको अगर बाकी के 3 ऑप्शन आप एलिमिनेशन से कर लोगे, एनसीईआरटी अगर आती है तो। ठीक है जी। तो कामरान बेटा ये बता कि ये जो एडीए डेफिशिएंसी है उसको उन्होंने 2-3 मेथड्स बताए हैं, तो आप ये बताओ कि कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है? रेट्रोवायरल वेक्टर। एक्सीलेंट। तो रेट्रोवायरल वेक्टर से हम क्या चीज उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स के अंदर? फंक्शनल एडीएनए सीडीएनए। हाँ, क्या डालते हैं? फंक्शनल एडीएनए डालते हैं लिम्फोसाइट। वेरी गुड। तो ये सीडीएनए क्यों लिखा है? सीडीएनए क्या होता है? कॉपी डीएनए। किससे बनता है, किसकी कॉपी है? वायरस से बनता है। शाम्भव, सीडीएनए का मतलब? मैम जो असली जीन होता है जिसकी डेफिशिएंसी है उसका। राहुल, अनिरुद्ध, लोकेंद्र, किसको आता है सीडीएनए? मैम सीडीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक्सीलेंट शाम्भव। जो आरएनए से डीएनए बनता है उसको सीडीएनए बोलते हैं। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सीडीएन। सीडीएनए, है ना, बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये कहाँ दिया हुआ है लोकेंद्र? डायरेक्टली तो नहीं दिया मैम। डायरेक्टली नहीं दिया? नो मैम। अच्छा, मेरे को ऐसा याद आ रहा था कि दिया हुआ है। ठीक है, तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनता है बच्चों डीएनए, उसको बोलते हैं सीडीएनए। ठीक है, तो हमने क्या डाला? सीडीएनए डाला है। ठीक है, चलिए। तो दानिश, अगर हमें ये एडीए डेफिशिएंसी का परमानेंट क्योर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैम एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन थेरेपी लेनी पड़ेगी। मतलब वेरी गुड, हमें एडीए जो है जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स, जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स को किसमें डाल देंगे? सेल्स में एट अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ठीक है, अब सबसे खतरनाक पैराग्राफ जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो दानिश से पूछूंगी। दानिश, यस मैम। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स हम अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते, है ना? यस नहीं कर सकते ना? तो हम कौन कौन सी टेक्निक से अर्ली डायग्नोसिस कर पाएंगे? मैम एलिसा और पीसीआर। एक और चीज, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेस्ट। रिकॉम्बिनेंट। दानिश, इस साल आने वाला है क्वेश्चन। यस मैम। बेटा ये जो है ना, सुन, ये सबसे ज्यादा गड़बड़ इसी पैराग्राफ से। ये तू ना हर रोज ये पैराग्राफ पढ़ के सोया कर, तुझे शाम्भव से ज्यादा नंबर लाने हैं ना। शाम्भव सोचेगा मुझे बोलती है कि दानिश से ज्यादा नंबर लाने, दानिश से बोलती है शाम्भव से ज्यादा नंबर लाने। तो ये जो है इसमें अपन को कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होंगी? कैसे क्वेश्चन आएगा दानिश? ए ऑप्शन में आ जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बीच में बी में पीसीआर, तीसरे में एलिसा, फिर ए बी, बी सी, ए सी, ऑल द अबव। तो क्या क्या है भाई बताओ अर्ली डायग्नोसिस के लिए मेरे बच्चों? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर एंड एलिसा। अब याद हो गया? यस मैम। शाबाश। चलो चलो, अब एक लाइन जरा ये हमारा बच्चा रीड करे, बताएगा दानिश, उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा राहुल। अभी राहुल का पूरा वाइवा नहीं हुआ है ना? Dash is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient. Polymerase chain reaction. Very good. Next line. इसका
कैंसर पेशेंट्स में भी कोई रोल है क्या डिटेक्ट करने के लिए? यस मैम, कैंसर डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है, जो टिश्यू म्यूटेशंस डिटेक्ट कर, ठीक है, तो म्यूटेशंस डिटेक्ट करने के लिए भी पीसीआर का रोल है। और एचआईवी को कैसे वो डिटेक्ट करेगा, क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी बहुत थोड़ा सा अमाउंट भी एम्पलीफाई होकर दिख जाता है ना। शाबाश। तो अब आ जाओ कामरान और राहुल। कामरान, प्रोब क्या होता है? प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए विद रेडियोएक्टिव। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे भाई? म्यूटेटेड जीन को क्या मतलब, उसको कैसे यूज करेंगे डिटेक्ट करने के लिए कि म्यूटेट हो गई है कि नहीं जीन? मैम उसके कॉम्प्लीमेंट्री उसको होगा तो उसमें रेडियोएक्टिविटी नहीं आएगी। अभिषेक समझा बेटा जरा। मैम जो प्रोब होता है उसे हाइब्रिडाइज करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है डीएनए से, है ना, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं। तो जो ऑटो रेडियोग्राफी होती है उसमें जो प्रोब होगा, है ना, वो नॉर्मल सेल्स को डिटेक्ट करेगा, है ना, क्योंकि उससे कॉम्प्लीमेंट्री है। और जो म्यूटेटेड जीन्स होंगे, म्यूटेटेड जीन जो है वो अपीयर नहीं होगी। अभिषेक कैमरा ऑन कर ले। म्यूटेटेड जीन अपीयर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी शाबाश? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड नहीं है के साथ। तो जो म्यूटेट हो गई है जीन वो अपीयर ही नहीं होगी। किसमें? फोटोग्राफिक। ठीक है। अभिषेक आप बताएंगे। एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है। शांभव, इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय किस किस टेक्निक्स? हम क्वेश्चन रिपीट कर दी। इन्फेक्शन हो गया पैथोजन से, इन्फेक्शन हो गया पैथोजन का, हम किस किस टेक्निक से डिटेक्ट कर सकते हैं? मैम एक तो पैथोजन जो एंटीजन होगा पैथोजन का उससे कर लेंगे, या और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बनी है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्सीलेंट। यानी कि या तो हम उसको खुद ही को डिटेक्ट कर लें कि वो एंटीजन हमें मिल जाए पीसीआर से या किसी, और या तो क्या डिटेक्ट करेंगे? एंटीबॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे ही नहीं बना देगी। किसी भी कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनी है किसी पैथोजन के अगेंस्ट, यानी वो पैथोजन हमारे अंदर है ना? समझ गए ना? ठीक है। अभिषेक बेटा। जी मैम। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बहुत सारे रोल होते हैं, है ना बेटा? ठीक है। यस मैम। तो 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डैश माइस। एक्सीलेंट। ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए कौन सा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। वेरी गुड। उसके अलावा कौन कौन सी डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए? कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक्सीलेंट। चलो, ये जो रोजी काउ है वो कैसा ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क, मतलब कितना ग्राम पर लीटर? 2.4 grams per liter and human alpha lactalbumin। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। ठीक है, तो मुझे राहुल बताएगा। राहुल बेटा। जी मैम। कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज किया जाता है पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए टेस्ट? मंकी। अबे मंकी कहाँ से आ गया? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था राहुल गड़बड़ करेगा इसमें। क्यों दानिश, याद था तुझे? यस मैम। अब तो बोलेगा ही दानिश। वही। क्यों दानिश, क्या याद था तुझे बता? माइस, ट्रांसजेनिक माइस। अब सुन लो राहुल की खासियत है बड़ी बड़ी चीजें बहुत अच्छे से कर लेता है, और जो बहुत छोटी सड़ी चीज होगी ना वो राहुल को गड़बड़ करती है। राहुल, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। इफ सक्सेसफुल, they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of the vaccine। जी मैम। ठीक है, अब आ जाओ एथिकल इश्यूज में। राहुल, GEAC तो पार्शियली भाई राहुल का भी आंसर सही था कि अगर ट्रांसजेनिक माइस को रिलायबल हो गया तो वो मंकीज को जो यूज कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर देगा, है ना?
ठीक, तो दोनों भी कर सकते हैं कि नहीं दानिश? दोनों कर सकते हैं ऑप्शंस में बेटा? यस बहुत वाले हाँ यस मैम, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? वो ये कह रहे हैं कि अभी आजकल यूज हो रहा है और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम जो मंकीज को यूज करते हैं बैचेस वैक्सीन के लिए उसको रिप्लेस करके सिर्फ माइस को यूज कर सकते हैं। GEAC का फुल फॉर्म अभिषेक? जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। शाबाश, ठीक है। बायोपायरेसी का कोई एग्जांपल बता दो। मैम बासमती राइस, नीम एंड टर्मरिक। बहुत बढ़िया, ठीक है। इतनी पढ़ लिया तुम लोगों ने कि मैं क्या पूछूं। डैश इज रेवर्ड एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, अभिषेक? एक सेकंड, रामदेव मिश्रा। ठीक है। नेक्स्ट पूछ लेते हैं, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन और मीन एनुअल टेम्परेचर वाला पूरा याद है अच्छे से? मैम ग्राफ स्कैन अच्छे से कर लेना है ना? किया है, हाँ है ना, कर लेना। चलो नेक्स्ट। निश समझा दो, निश क्या होता है, इकोलॉजिकल निश? मैम ग्रिनेल ने बताया था कि अगर हैबिटेट एड्रेस है तो निश जो होता है वो ऑक्यूपेशनल रोल होता है या इकोलॉजिकल रोल होता है या फंक्शनल स्टेटस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो वो अपने इकोसिस्टम में एक पूरा रेंज ऑफ कंडीशन सेट ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है, उसमें डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, वो रिसोर्सेज जो यूटिलाइज कर रहा है, ये सब किसमें इंक्लूड होगा? निश। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर है, ठीक है। यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल में अंतर? मैम वाइड रेंज जो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो यूरीथर्मल होते हैं और जो नैरो रेंज टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो स्टीनोथर्मल होते हैं। दानिश, ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। सही बात है। रीजन कह रहे, सही बात है, रीजन बता। मैम वो टेम्परेचर और सैलिनिटी। शाबाश, ठीक है। तो दानिश मुझे बता कि हाइपर सैलाइन लेगून्स में सैलिनिटी कितनी होती है? मोर देन 100। सी में कितनी होती है? 30 to 35। ठीक है। उसके बाद इनलैंड वाटर्स में? less than 5। ठीक है। राहुल? जी मैम। ये बता बेटा कि एलेंस रूल बता दे। मैम जो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं कोल्डर रीजन्स में उनकी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज छोटी रहती है ताकि हीट लॉस प्रिवेंट कर पाए। उसके अलावा और क्या होता है? ईयर? यहाँ मतलब एक्सट्रीमिटीज जैसे कान और सारे उंगलियां वगैरह सब। ठीक है, चलिए। हीट लॉस और हीट गेन इज द फंक्शन ऑफ डैश? अभिषेक? सरफेस एरिया। हीट लॉस और हीट गेन किसका फंक्शन है? सरफेस एरिया। इसलिए पोलर रीजन्स में बहुत छोटे एनिमल्स रेयरली ही मिलते हैं, ठीक है? यस मैम। चलिए अब आ जाओ, मुझे शंभव समझाएगा। शंभव? यस मैम। -% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant. कितना %? 99। Excellent. 99% of animals and nearly all plants. ये सब क्या है? कन्फर्मर्स हैं। समझ गए? ये सब क्या है? कन्फर्मर्स। देखो 4 मेथड बताए हैं उन्होंने, रेगुलेट, कंफर्म, माइग्रेट और सस्पेंड। तो कामरान मुझे बताएगा, कामरान, if the stressful external conditions are localized or remain only for a short duration, तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? माइग्रेट या सस्पेंड? माइग्रेट कर लेगा अगर उसको थोड़े समय के लिए ही है, या लोकलाइज्ड है तो वो क्या करेगा? माइग्रेट कर लेगा या सस्पेंड कर लेगा, है ना? ठीक है। तो भरतपुर में कौन सा नेशनल पार्क है कामरान? यूलाडो। शाबाश। किसको होस्ट करता है वो? साइबेरियन पे। माइग्रेटरी बर्ड्स, है ना? वेरी गुड। डायाफॉस क्या होता है?
सस्पेंडेड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन जू प्लांट। वेरी गुड। कैंगरू रैट किसको इनहैबिट करता है, किस डेजर्ट को? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। कैमरा नोट कर ले, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स। ठीक है राहुल बेटा। जी मैम। जो सक्यूलेंट्स होते हैं उनमें कौन सा फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है? मैम कैम्प पाथवे। कैम्प पाथवे। स्टोमेटा किस तरीके का होता है? संकन होता है। एक्सीलेंट। ये हम लोग जब बहुत हायर एल्टीट्यूड में चले जाते हैं तो हमको कुछ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन करना पड़ता है ना? तो ये अडेप्टेशन मुझे समझाएंगे। एक मिनट राहुल, तूने तो बहुत अच्छे आंसर दे रही। अभिषेक तू दे दे बेटा। मैम क्या एडाप्टेशंस होते हैं? हाँ, क्या क्या चेंजेस आएंगे बॉडी? मैम ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है ना, और आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। एक्सीलेंट, शाबाश। ठीक है, कुछ मैंने एंजाइम्स के नाम बताए थे और कुछ हीट शॉक प्रोटीन्स के नाम बताए थे। बताओ हीट शॉक प्रोटीन्स के नाम। चैपेरोनिन्स। चैपेरोनिन्स से हीट शॉक प्रोटीन्स, ठीक है। एंटी फ्रीज होगा उसके। एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो एंटार्क्टिका में जो फिशेस वगैरह रहती है ना, जो बहुत लो टेम्परेचर मतलब को भी टॉलरेट कर सकती है। बहुत अच्छे, ठीक है। अब आंसर देगा मुझे मानव। मानव आएगा क्या? यस मैम, थोड़ा लैग हो रहा है। हाँ मानव दिख नहीं रहा मुझे। मानव मुझे बताएगा, a population has certain attributes whereas an individual organism does not। ये किस एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं? बर्थ रेट। एक्सीलेंट। उसके अलावा डेथ रेट। डेथ रेट। सेक्स रेशियो, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब क्या है? ऐसे एट्रीब्यूट्स जो आपको एक इंडिविजुअल में नहीं मिल सकते, आप पॉपुलेशन में ही स्टडी कर सकते हो। तो मानव मुझे एक चीज बता दे बच्चे, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन अगर हम इकोलॉजी में बोलते हैं, हम ये कैरेक्टर होता है जी। इकोलॉजी का कैरेक्टर होता है, कैरेक्टराइजेशन आता है। एक मिनट, स्ट्रैटिफिकेशन विधि करे। स्ट्रैटिफिकेशन मैम जो डिफरेंट स्ट्रैटास में ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकली। एक्सीलेंट अभिषेक। एग्जैक्ट लाइन क्या है मानव? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मानव अगर तू कोई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखेगा ना बेटा, तो सबसे ऊपर वाला स्ट्रेटा टॉल ट्रीज, फिर नीचे मीडियम, फिर नीचे श्रब्स, फिर नीचे हर्ब्स, फिर ग्रासेस। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज होती हैं इसे बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, और ये बहुत प्रोमिनेंटली देखा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी इन्हीं फॉरेस्ट की होती है, एनुअल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। चलिए अब बताएंगे जरा पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो अभिषेक आपके लिए अभी के सेशन में लास्ट क्वेश्चन, फिर लास्ट में पूछूंगी। साइबेरियन क्रेन्स एट भरतलैंड वेटलैंड, भरतपुर वेटलैंड की कितनी हो सकती है डेंसिटी? 1000। अबे 1000 कहाँ से? लेस देन 10। हाँ लेस देन 10 मैंने लेस देन 10 समझ गए? हम वो एक्चुअली दो जगह दे रखी है। हाँ दो जगह, मतलब यहाँ पर लेस देन 10 दी, और जब बताया कि भरतपुर में नेशनल पार्क में जा रहा है तब उसमें लिखा है कि 1000 माइग्रेटरी बर्ड्स। नहीं वो तो मतलब हाँ वो अलग है। ये बोल रहे हैं कि अभी वो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, डिफरेंस है। वो बोल रहे हैं माइग्रेटरी डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज पर यूनिट एरिया हम देखते हैं, है ना। डेंसिटी हम कैसे मेजर करते हैं? नॉट द टोटल, इट ऑल्सो इंक्लूड्स पर यूनिट एरिया, है ना। ठीक है, तो मानव क्लेमाइडोमोनास की कितनी हो सकती है बेटा पॉन्ड में? मिलियंस में जा सकती है ना, मिलियंस में जा सकती है। नेक्स्ट आ जाओ,
कौन कौन से 2 फैक्टर्स ऐड कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को मानव? बर्थ रेट और इमिग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। मुझे आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला बताओ मानव, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन। आप म्यूट हो मानव, आप म्यूट हो बेटा। dn by dt is equals to rn। dn by dt is equal to rn। बहुत बढ़िया। तो अभिषेक को तो पूरा याद होगा। अभिषेक, नॉर्वे रैट का आर वैल्यू 0.015, फ्लोर बीटल का 0.12, the R value of human population in India was 0.02050, 0.0205। Excellent, ठीक है। शांभव, अगर हम इंटीग्रल फॉर्म लेते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का तो उसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन बताओ इंटीग्रल फॉर्म में। कैलकुलस का वो जो उन्होंने बताया है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। हम n t equals n naught e to the power minus rt। ठीक है, इसमें 1 plus E rt क्या है? होगा। E क्या है? प्लस rt होगा। E क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बेस अभिषेक, ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। बेस ऑफ नेचुरल लॉग। द बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। याद था क्या शांभव को? यस मैम। शाबाश, ठीक है। तो अभिषेक के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। भैया अभिषेक बहुत खतरनाक वाइवा देता है राहुल। इसका वाइवा बहुत फ्लॉलेस होता है, एकदम 1 नंबर। क्यों अभिषेक? मैम आपका स्टूडेंट हूँ। ऐसा ही पेपर करके आएगा ना भाई, एकदम फ्लॉलेस। बिल्कुल। फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा चल रहा है, बढ़िया। यस मैम। चलो ठीक है। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ का दानिश बताएगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ का। मैम dn by dt is equals to rn k minus n by n। इसका एक और नाम है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, साइंटिस्ट के बेसिस। Verhulst-Perl logistic curve। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो स्मॉल आर क्या डिनोट कर? मैम rate of intrinsic increase। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। बहुत अच्छे। तो डार्विन ने ये बोला था कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस जितनी ज्यादा होगी, मतलब ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व। दानिश, इसको क्लास के बीच का याद आ रहा है शाबाश। सब टाइप के नमूने होते हैं ना दानिश, सब तेरे जैसे थोड़ी है समझदार। तो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को इवॉल्व करते हैं हाई आर वैल्यू को अटेन करने के लिए, है ना। अब मुझे मानव बताएगा। मानव, प्लांट्स में तो अपन ने कई बार पढ़ा है कि बैम्बू जो है वो एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है, फ्लावरिंग करता है, उसके बाद उसकी डेथ। कोई ऐसी फिश भी है क्या जो एक ही बार अपने लाइफ में? सैल्मन। जी हाँ, पैसिफिक सैल्मन फिश, वेरी गुड। कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं? ऑयस्टर्स एंड पेलाजिक फिशेस। ऑयस्टर्स एंड पेलाजिक फिशेस। और जो हम लोग हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स। वेरी गुड। Only fishes or frogs with their first chapter. Large number of offspring. हाँ, दिया हुआ बिल्कुल सही। पर राहुल, मुझे तेरा वो वाला जो आंसर है ना वो अच्छा नहीं लगा यार। बायोटेक के थोड़ा सा एप्लीकेशंस पे काम करना पड़ेगा तुझे। जी मैम, वो करिए, है ना, क्योंकि आप लोग सब फुल मार्क्स वाले बच्चे होते हैं ना, तो एक छोटी सी भी गलती मेरे को टेंशन दे देती है। प्लस और जीरो का एक एग्जांपल बताओ राहुल। प्लस और जीरो इंटरैक्शन, मतलब नॉट एग्जांपल, आपको फिनोमिना बताना है। मतलब प्लस और जीरो कमेंसालिज्म, माइनस और जीरो अमेंसालिज्म, जैसे एंटीबायोटिक। ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे कि एंटीबायोटिक किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एंटीबायोटिक्स अमेंसालिज्म। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। मुझे अब विधि खरे बताएगी। राहुल, आपका वाइवा बहुत अच्छा रहा। विधि खरे, आप मुझे बताएंगे। यस मैम।
पिज़ास्टर स्टारफिश कौन से एरिया की इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है? कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन से शुरुआत की। सी कोस्ट, वो सी कोस्ट में। एक मिनट रुक जाओ, अभिषेक बताओ। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, बहुत अच्छे। स्टारफिश पिज़ास्टर जो है इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। तो क्या हुआ था इसको विधि, इसको जब हमने हटा दिया था तो क्या हुआ था बेटा? मैम एक ही साल में 10 इनवर्टेब्रेट्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी ड्यू टू कंपटीशन। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो विधि अब मुझे आप एक बात बताएंगे कि प्रीडेटर्स नुकसान पहुंचाते हैं, आपको पता है कि वो प्रे पॉपुलेशन को डैमेज करते हैं, तो उनका फंक्शनल रोल भी कुछ होता है क्या बेटा प्रीडेशन का? यस मैम, नेचुरल प्रेडेशन जो होता है। क्या क्या रोल है? नेचुरल प्रेडेशन, और वो जो प्रे पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में रखते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करना। मानव, एक दो और एप्लीकेशंस दिए हैं, समझा? कॉन्ड्यूट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर का कॉन्ड्यूट्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल का प्रिंसिपल भी नेचुरल प्रेडेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो मानव ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस, प्रिकली पियर कैक्टस से हैवॉक मच गया था, पता है ना? प्रिकली पियर कैक्टस ने हैवॉक मचा दिया था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको कंट्रोल कैसे किया गया? मौत से कंट्रोल किया। मौत से, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट मानव, नियरली -% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस। 25%। एक्सीलेंट, नियरली 25%, बहुत अच्छे मानव। अब ये बता मानव कि कैलोट्रोपिस आसानी से हमको कहीं भी दिख जाता है, उसको कोई ब्राउजिंग एनिमल्स उसके आसपास नहीं जाते, क्यों? मानव आवाज नहीं आई। हम क्योंकि उसमें वो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, हार्मफुल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। एक्सीलेंट। अब जिसका बिल्कुल वाइवा नहीं हुआ है, जैसे कि ग्रेसी आप आ जाओ, और विधि, ग्रेसी और विधि। ग्रेसी, मुझे तो ये समझा दो थोड़ा सा कि गैलापागोस आइलैंड में क्या कहानी हुई थी भाई? गैलापागोस आइलैंड में कुछ हुआ था इकोलॉजिकली रेलेवेंट, क्या हुआ था ग्रेसी? यस मैम, जो टॉर्टोइस थे उनका आर जो था वो कम हो गया था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, क्योंकि गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी। वेरी गुड। तो कितने टाइम के बाद हमें ये चीज दिखी? डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस, क्या हो गया? जो एबिंगडन टॉर्टोइस था वो एक्सटिंक्ट हो गया, है ना? शाबाश, ठीक है। राहुल मुझे समझाएगा जरा, राहुल से पूछूं, आज बेचारे ने डाउट पूछा था, मैं डाउट तो क्लियर कर ही नहीं पाई थी, लेट हो गई थी, अब उसी से क्वेश्चन पूछूंगी। राहुल। जी मैम। राहुल ये बता कि कॉम्पिटिटिव रिलीज का कोई अच्छा एग्जाम्पल? कॉम्पिटिटिव रिलीज का अच्छा एग्जाम्पल? हाँ, अभी रुक जा। हाँ, शांभव, कॉम्पिटिटिव रिलीज का कोई अच्छा एग्जाम्पल? मैं वॉर्बलर्स वाला, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वॉर्बलर्स कोएग्जिस्टिंग इन अ ट्री। नहीं, ये कॉम्पिटिटिव रिसोर्स पार्टनरशिप है। रिसोर्स पार्टनर, थैलेमस एंड बालानस।
समझाओ जरा। मैम कॉम्पिटिटिव रिलीज तो ये होता है कि एक सुपीरियर स्पीशीज को जब अपन रिमूव करते हैं तो इंफीरियर स्पीशीज अपनी ब्राउजिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर लेती वेरी गुड, मतलब कि स्पीशीज उस डिस्ट्रीब्यूशन इज अभी रिस्ट्रिक्टेड है छोटी सी रीजन में, पर जैसे ही हमने उसको हटाया तो क्या हुआ बताओ? तो इंफीरियर स्पीशीज है उसने अपना एरिया एक्सपैंड कर लिया। ठीक है, तो उसमें कहीं कोई एग्जांपल भी दिया है क्या? बार्निकल्स वाला क्या दिया है उसमें? कॉर्नेल बैलेनस कैथोमैनस है। नहीं तो वो वाला थोड़ी है यार, ये उसका एग्जाम्पल कहाँ है? ये तो कॉर्नेल के जो एलिगेंट एक्सपेरिमेंट है वो उन्होंने बताया है कि ये उसको डोमिनेट करता है, पर कॉम्पिटिटिव रिलीज का शायद कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है लोकेंद्र? मैम नहीं दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। पैरासाइटिज्म में दानिश, ब्रूड पैरासाइटिज्म बताया था तूने पिछली बार? यस मैम। अच्छा, तो तुझे आता है तो वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो अब दानिश ये बता, ह्यूमन लिवर फ्लूक का 2 इंटरमीडिएट होस्ट। मैम फिश एंड स्नेल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। रिसोर्स पार्टीशनिंग को सपोर्ट करने वाला व्यू, राहुल। जी मैम। रिसोर्स पार्टीशनिंग कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने वाला एक्सपेरिमेंट मतलब किसने दिया था ये बोल रहे हो क्या? मैकआर्थर ने, है ना? मैकआर्थर ने, हाँ। रिसोर्स पार्टीशनिंग यानी कि मैकआर्थर ने क्या किया था बेटा? 5 क्लोजली रिलेटेड वॉबलर्स के बारे में स्टडी किया था, फिर उसने देखा अकॉर्डिंगली उन सब ने अपनी ईटिंग हैबिट्स और वो सब फोरेजिंग पैटर्न चेंज कर दिया। हाँ, वेरी गुड। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो डार्विन ने और बहुत सारे साइंटिस्ट ने जितने भी टाइप के ऑब्जर्वेशंस देखे हैं, जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जर्वेशन दूसरे से मैच करता हो। जैसे राहुल आप सोचोगे कि पहले बोल रहे हैं कि कंपटीशन तभी होता है जब रिसोर्स सेम हो, फिर 3 लाइन के बाद बोल दिया कि जरूरी नहीं है कि जो कंपटीशन तभी होगा जब उनका जो फूड है वो सेम हो। जैसे कि शंभव इसको करो, जरा सपोर्ट करो इस लाइन को कि जरूरी नहीं है कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटिंग हो तो ही कंपटीशन होगा। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैम कभी कभी जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज के टाइम पे भी एक दूसरे के जब प्रेजेंस में, हाँ, इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स उन्होंने बोला है कि फ्लेमिंगोस और रेजिडेंट फिशेस दोनों जो है अनरिलेटेड स्पीशीज हैं, पर वो भी कंपटीशन करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि ये भी जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग, जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटिंग हो तो ही कंपटीशन हो। सिर्फ उन्होंने एक जनरल इक्वेशन बता दिया है कि आर की वैल्यू अगर कम हो रही है, फिटनेस अगर एक स्पीशी की डिक्रीज हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, तो हम उसको उन सारी चीजों को हम कंपटीशन में इंक्लूड कर देंगे। रिसोर्सेज लिमिटिंग हो ना हो, स्पीशीज रिलेटेड हो ना हो, पर अगर आर की वैल्यू कम हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? कंपटीशन। ठीक है, तो उन्होंने राहुल इसको सपोर्ट करने के लिए एक के बाद एक समझाया है, जैसे गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, फिर कॉर्नेल्स एलिगेंट एक्सपेरिमेंट हो गया। कॉम्पिटिटिव रिलीज में सिर्फ ये बोला गया है कि अगर ऐसा कोई स्पीशी जिसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत छोटी जगह में है, पर अगर हमने उसके जो सुपीरियर स्पीशी है उसको हटा दिया तो वो इसका एकदम ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। राहुल जी। जी मैम। ये बता दो बेटा कि पैरासाइट्स की क्या क्या अडेप्टेशंस हो सकते हैं पैरासिटिक लाइफ के लिए, क्या क्या उन्होंने क्या क्या चीज को ज्यादा डेवलप किया है और कौन कौन सी चीज को रिड्यूस कर दिया है? मैम उनने उनकी रीजनरेटिव पावर बहुत बढ़ा दी है, उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत हाईली डेवलप्ड होता है, उनमें हुक्स और सकर्स भी अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है वो सब काफी कम डेवलप्ड होते हैं क्योंकि हम वो न्यूट्रिशन हमसे ही लेते हैं। और सेंस ऑर्गन भी नहीं होते, मतलब एकदम लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। तो ये बताएगी मुझे पूर्वी राजपूत। पूर्वी,
Yes, ma'am. Orchid growing as an epiphyte, किसका एग्जाम्पल? Commensalism. क्यों? प्लस Mango और जीरो, tree. इसमें प्लस कौन है, जीरो कौन है? Ma'am, epiphyte plus है and mango tree 0. ठीक है, ये बता दो कैटल इग्रेट और ग्रेजिंग कैटल में क्या चीज की कहानी है, कौन सा एसोसिएशन? मैम ये भी कमेंसलिज्म ही है, यहाँ पे कैटल इग्रेट प्लस है और ग्रेजिंग वाला 0 है, क्योंकि जब कैटल ग्रेज करता है तो इंसेक्ट्स जो छुपे रहते हैं ग्रासेस में वो बाहर आ जाते हैं और वो इग्रेट जो है वो फिर उन्हें फीड करता है। शाबाश। इग्रेट है क्या बेसिकली? बर्ड। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो सी एनिमोन और इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, ये किसका एग्जांपल है? कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, ठीक है। पॉलन रॉबर सबको आता है? यस मैम। सेक्सुअल डिसीट समझा दो जरा, ये अमनदीप, सेक्सुअल डिसीट। चलो ठीक है, अभिषेक आप समझाओ। मैम, जो ऑफिरस होता है मेडिटेरियन ऑर्किड, उसमें जो पेटल होते हैं, तो जो पेटल होता है वो साइज कलर मार्किंग्स में फीमेल बी को रिजेंबल करता है, तो जिससे मेल बी आके सीडो कॉपुलेट कर देता है परसीविंग एज फीमेल बी। बहुत अच्छे, नेक्स्ट आ जाओ। जिसका वाइवा नहीं हुआ बताते जाओ किस किस को देना है फटाफट। मैम हाँ मैम वो पेजास्टर वाला पॉइंट कहाँ दिया, मिल नहीं रहा हूँ। डिजास्टर वाला नहीं मिला? नहीं, वो पता नहीं, मिल नहीं रहा। अच्छा, अभी ढूंढते हैं। मैम पेज 233। 233 में दिया हुआ है भाई, नीचे से 9th लाइन। ठीक है, ठीक। ठीक है, चलो अब जरा पूर्वी राजपूत के साथ। हाँ मैम एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, interacting species live closely together in which population interaction? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म। दानिश किस किस ने सही आंसर दिया? मैम पता नहीं, सभी बोल रहे हैं। पूर्वी राजपूत तो सबने सही दिया। सबने सही दिया। यस मैम। चलो अब एक अच्छा वाइवा मुझे पूर्वी, दानिश, शांभव, लोकेंद्र है क्या मेरा? यस मैम। आजा लोकेंद्र, बहुत देर हो गई भाई। चलो अब जल्दी से बता देंगे। डैश productivity is the available biomass for the consumption to heterotrophs. Net primary productivity. Net primary productivity. Purvi Rajput. Dash is defined as rate of formation of new organic matter by consumers. Secondary productivity. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ दानिश से या शांभव से, जो दोनों में से पहले आंसर कर। यस ठीक है, ध्यान से सुनना, उसके बाद बता। राहुल तू नहीं बताएगा। ट्रॉपिक लेवल्स, एक्चुअली वो ट्रॉपिक नहीं ट्रॉफिक है, वो भी इन्होंने गलत मिसप्रिंट है। ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन रिप्रेजेंट्स, फर्स्ट है फिजिकल एड्रेस, सेकेंड है एनर्जी लेवल, थर्ड है पर्टिकुलर स्पीशीज और फोर्थ है फंक्शनल लेवल। एनर्जी लेवल। शांभव? हम एनर्जी लेवल भी होना चाहिए। लोकेंद्र? मैम ऑप्शंस रिपीट कर दीजिए। ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन रिप्रेजेंट्स, राहुल मैंने तुझे बोला था ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलती हो गई वाइवा में पूछ के, मुझे इन लोगों को घेरना था फुल लेंथ में, तो शांभव का भी एक माइनस मार्किंग हो जाता और दानिश का भी। खैर ठीक है, ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन्स रिप्रेजेंट। फंक्शनल है आंसर। फंक्शनल। अब कैसे याद आ गया?
लाइन कहाँ दी हुई है दानिश शांभव? लाइन दी हुई है कि ट्रॉपिक लेवल जो है वो कोई पर्टिकुलर स्पीशीज नहीं है, इट इज फंक्शन, इट डिनोट्स फंक्शनल लेवल। लाइन दी हुई है पूरी एनसीईआरटी में। यस मैम। और ये जब राहुल ने मुझे क्वेश्चन पेपर दिखाया था तो मैंने राहुल को खास तौर पे मैंने बोला था, राहुल ये क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ तेरे से, ये नहीं बनेगा मेरे बच्चों से। और खासकर मुझे पता था कि दानिश गड़बड़ करेगा। ठीक है, अब इसी बात को आप थोड़ा अपना पुराना पाप धोने के लिए दानिश एक और आंसर देना पड़ेगा तुझे। ठीक है दानिश? निपेंथस इज फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंड secondary producer and secondary consumer, third primary carnivore and primary producer, और फोर्थ क्या है? सेकेंडरी कार्निवोर एंड सेकेंडरी प्रोड्यूसर। ये एनसीईआरटी में नहीं है ना बे? लोकेंद्र बता। मैम प्राइमरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कार्निवोर। बहुत बढ़िया, ये देखो मेरा लड़का दानिश तो बस मुस्कुरा के अपने बाल बनाते हुए बोलेगा नहीं नहीं ये एनसीईआरटी में नहीं है। क्या दानिश? नहीं है ना, लेकिन अप्लाइड क्वेश्चन है। अरे उसमें दिया ना, कहीं तो दिया है लोकेंद्र। नहीं ये अप्लाइड पोर्शन है क्योंकि अदरवाइज प्लांटे के पैराग्राफ में दिया है कि मोस्टली सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बट पार्शियली ये उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। बट हाँ ये वाला अप्लाइड पार्ट है। तो लोकेन समझा दो सभी बच्चों को, निपेंथस बाय निपेंथस इज प्राइमरी कार्निवोर। जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, और जब वो इंसेक्ट के ऊपर फीड कर रहा है नाइट्रोजन कंटेंट के लिए तो फिर वो प्राइमरी कार्निवोर हो गया। समझ गए शांभव? यस मैम। अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट करके आप पूछती तो शायद बता पाते, और अगर आप वीनस फ्लाईट्रैप बोली तो ही बता देते, लेकिन निपेंथस से नहीं पता था। क्यों निपेंथस नहीं आता? मतलब समझी नहीं मैं। मैम निपेंथस अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसा पता होता तो शायद बता दे। अच्छा तुम्हें ये पता नहीं था निपेंथस पिक्चर प्लांट को बोलते हैं? वाह मेरे लाल, वाह दानिश और शांभव जो है ना आज बिल्कुल ही मुझे ऐसा झटका दिया उन्होंने। जो छोटे बच्चों को 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाते हैं कि पिक्चर प्लांट निपेंथस काजियाना, जो उसकी लिड बंद हो जाती है, नहीं देखा दानिश? हम तो पढ़ाई नहीं करते। तो दानिश अपन में चलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न जगह पे ये पाया जाता है, अपन घूमने चलेंगे। ठीक है, जब तुझे कॉलेज मिल जाएगा ना फिर चलेंगे। ठीक है, सारा खर्चा तू उठाएगा ना दानिश? यस ठीक है फिर ठीक है। शांभव कह रहे हैं बहुत पैसा है दानिश के पास। नहीं है मैम। तो तू अपने खानदान का कौन सा नंबर डॉक्टर बनने वाला है दानिश? पता नहीं। अब काउंटिंग ही बंद कर दी इन लोगों ने, इतने सारे डॉक्टर हैं। ठीक है भाई, तो इसी बात पे हमारी विधि बताएगी। विधि? यस मैम। The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately dash bracket में dry weight of organic matter. 170 billion. राहुल तू मुझे 2-4 पेपर और अच्छे लाके देना, जरा मैं इन नोट से पूछूंगी। ठीक है राहुल? जी मैम। कुछ तो गलतियां हो इनसे, ऐसे थोड़ी होता है कि सबका आंसर आना चाहिए, कुछ तो गलतियां करें ये लोग। जी। मैं तो क्वेश्चन पेपर देख के समझ जाती हूँ कि कहाँ ये लोग अटकने वाले हैं। भी 1-2 क्वेश्चन और छाटे वो मैं डालूंगी मॉक टेस्ट में। लोकेंद्र, एवोल्यूशन के क्वेश्चंस हैं अच्छे वाले, बढ़िया हम लोगों ने छाट के रखे, मैंने और राहुल ने, कि इन लोगों को डालेंगे मॉक टेस्ट। चलो ठीक है। तो अब बताएंगे हमारे दानिश महाराज। दानिश जी प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशंस कितने हैं? 55 बिलियन टन। आगे का यूनिट कौन लगाएगा? छोटे क्लास में यूनिट नहीं लगाने के नंबर कटते थे ना? यस ठीक है। चलिए बता कि डेट्रिटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन कौन से उसका मेन है, मतलब टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक में कौन मेन है? मैम टेरेस्ट्रियल में डेट्रिटस और एक्वाटिक में ग्रेजिंग। शाबाश, बहुत बढ़िया।
ये बता मिनरलाइजेशन किसे बोलते हैं? म्यूट करके बोल रहा फाइनल है। प्रोसेस जो होती है ह्यूमस के बाद, हम ह्यूमस को फर्दर इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट ह्यूमस जो है वो फिर से डिग्रेड होता है माइक्रोब्स की मदद से। मेरे दानिश को भी आता था, वो म्यूट होके आंसर दे रहा था, है ना? ठीक है, चलो अब विधि बताएगी। विधि? यस मैम। डेट्रिटस के बारे में बात हो रही है। यस मैम। डेट्रिटस किस किस में रिच होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, किस किस में अगर वो मतलब लो होगा? अगर लिग्निन और काइटिन जैसे सब्सटेंसेस है तो वो स्लो होगा, और अगर सिंपल शुगर्स और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है और नाइट्रोजन वगैरह है तो वो फास्ट होगा। अरे वाह, मेरे बच्चे ने तो बहुत अच्छी पढ़ाई की है। ठीक है, तो विधि ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन डैश परसेंट इज PAR 50%। ठीक है, तो प्लांट्स कैप्चर डैश परसेंट ऑफ PAR 2 to 10%। शाबाश। पूर्वी राजपूत? एक ट्री में प्रीडेटर्स का अगर हम फूड वो बनाए तो पिरामिड कैसे बनेगा शेप? मैम इन्वर्टेड। राहुल? मैम 1 मिनट रिपीट करना। हम प्रेडेटर्स का एक ट्री इकोसिस्टम में वो स्पिंडल वाला ना? हाँ, नंबर जो होगा वो प्रीडेटर्स का कैसा होगा? स्पिंडल शेप। बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये मेरे दानिश और शंभू को मिल गई कि नहीं? कौन सी? ट्रॉफिक लेवल होता है वो इट डिनोट्स द फंक्शनल लेवल। मिला कि नहीं मिला? हम देखा नहीं अभी। नहीं देखा मतलब याद नहीं है? मतलब अभी खोलें क्या? नहीं अभी नहीं खोलना है ना, तुम्हें तो बहाना मिल जाएगा NCERT खोलने का। एक काम करो राहुल जरा बता दे इन लोग सबको ताकि ये लोग आज पढ़ लें। मैम मेरे को देखना पड़ेगा 1 मिनट पेज। वाह, मतलब मेरे को पेज रटा नहीं, मेरे को पता है किस साइड कैसा क्या है। अच्छा ये तो पता है ना किस साइड दिया है, बता दे इन लोग। हाँ मैंने आंसर सही किया था। हाँ, इस मेरे बच्चे के बहुत अच्छे पेपर जा रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर किया था। लोकेंद्र? यस मैम। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करे? यस यस मैम। तो एग्जांपल दे दो एक दो। मैम स्पैरो, ह्यूमंस, कॉकरोच हो गया, क्रो हो गया, स्पैरो हो गई, ह्यूमंस, ये सब दे कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। बहुत अच्छे। तो विधि बता दे स्टैंडिंग क्रॉप स्टैंडिंग स्टेट फटाफट। विधि? यस मैम, मुझे लगा किसी और से पूछा। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब जो बायोमास होता है वो एक ट्रॉफिक लेवल का, और स्टैंडिंग स्टेट मतलब जितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, मिल गया मेरे राहुल को? हाँ मैम, अभिषेक ने बोल दिया था 249 पेज। 249 पे? हाँ। थोड़ी 1 सेकंड के लिए दानिश बुक खोल ले। 5th लाइन में। यस मैम। One must remember that the trophic level represents a functional level, not species as such. समझ गए? यस मैम। एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल भी ऑक्यूपाई कर सकता है। इसलिए अगर हम लोग ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं तो वहां पर फंक्शनल लेवल वो पूछ रहे हैं, ना कि स्पीशीज। क्लियर है? यस मैम। चलो अब हरिजीत आ जाओ मैदान में। हरिजीत? हरिजीत कहाँ चला गया? मैम? हरिजीत? पता नहीं कहाँ, बोल ही नहीं रहा है कुछ। मैम आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है। अब जल्दी से बता दे पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी कैसा होता है? मैम इन्वर्टेड। अच्छा, तो तूने इतनी देर से मुझे कुछ बोला ही नहीं कि मैडम मैं आ गया हूँ वाइवा में। अरे डर क्यों रहा है? रिलैक्स बैठ पे, ये देखने ये लोग कैसे बैठते हैं आराम से हंसते खेलते।
रिलैक्स होके वाइवा दो, रिलैक्स होके एग्जाम दो, ठीक है? एकदम एकदम ऐसे अटेंशन में बैठा है जैसे अभी जा रहा है परेड में आदमी। हाँ चल, अब जल्दी से बता दे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, सही है क्या? यस मैम। ठीक है, कोई भी 3 लिमिटेशंस बता दो जल्दी से इकोलॉजिकल पिरामिड्स। मैम उसमें डेट्रिटस फूड चेन का वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है, और उसमें जो ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स में तो उसको भी कंसिडर नहीं करते। और तीसरा लोकेंद्र? मैम पिरामिड्स फूड चेन पर बेस्ड होते हैं, फूड वेब पर नहीं होते। Excellent. It assumes a simple food chain, but in nature we have a food web. Excellent. लोकेंद्र तेरे क्वेश्चन, इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने, इसलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड्स कहते हैं। ठीक है दानिश? यस मैम। जैसे कि अपन को 2-3 साइंटिस्ट के नाम और करने पड़ेंगे। एल्टोनियन पिरामिड्स हो गए, नॉर्मन मेयर्स हो गया हॉटस्पॉट्स का, कैरी म्यूलिस आज अपन ने करा पीसीआर का, लालजी सिंह करेंगे हम किसका? इंडियन लालजी सिंह टंडन। शाबाश, बहुत अच्छे। इकोलॉजिकल सक्सेशन में विधि बताएगी। यस मैम। ये बता दे बच्चे, सीरल स्टेजेस में और सीयर में क्या अंतर? मैम जो सीयर्स होती है वो कम्युनिटीज होती है, मतलब कम्युनिटीज का सीक्वेंस होता है, और जो सीरियल स्टेजेस होता है वो पर्टिकुलर स्टेज होता है। हाँ, इंडिविजुअल जो स्टेज है, इंडिविजुअल कम्युनिटी है, उसको क्या बोलेंगे? सीरियल स्टेज। और पूरे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? सीयर्स। एक्सीलेंट, ठीक है। तो राहुल? जी मैम। ये बता दे बच्चे कि अगर सक्सेशन होगा तो सक्सेशन में अगर हम बात कर रहे हैं कि न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड, तो वो किस वाले स्टेज में आएगा? प्राइमरी। लैंड दैट हैव बीन फ्लडेड? सेकेंडरी। न्यूली कूल्ड लावा? प्राइमरी। बेयर रॉक? सेकेंडरी। प्राइमरी। बेयर रॉक न्यूट्रिएंट नहीं हो गए क्या थोड़े बहुत कुछ? अबे क्या बोल रहा है? बेयर रॉक में प्राइमरी होती है, लाइकेंस का बताया था ना। हाँ राहुल सुन, हाँ। बेयर रॉक एकदम चट्टान, तो सबसे पहले क्रस्टोस लाइकन, फिर कोलियोस लाइकन, फिर मॉसेस, समझ गए? जी मैम जी। ठीक है, तो आपको पता है कि सॉइल जो है वो चेंज होगा तो फिर फ्लोरा चेंज होगा, फौना चेंज होगा, समझ गए ना? ठीक है जी मैम। तो मेरा लोकेंद्र बताएगा पूरी सीक्वेंस में स्टेजेस ऑफ मतलब हाइड्रार्च पूरा। मैम सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, फिर सबमर्ज प्लांट स्टेज, फिर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, फिर रीड सैंड स्टेज, मार्श मीडियल स्टेज, और फिर वुडलैंड, फिर स्क्रब स्टेज, और फिर वुडलैंड स्टेज। हाँ एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट बता दो राहुल। स्टैंडिंग स्टेट मैम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स एट अ गिवन टाइम। बहुत अच्छे। ऑल्सो एक वर्ड है गई थी शायद, स्टेज, एक कम बोली को, ठीक है पता नहीं। कामरान यस। कामरान थक गया क्या वाइवा सुनते सुनते? फंक्शन ऑफ रिजर्वॉयर क्या होता है कामरान? रिजर्वॉयर का क्या फंक्शन? एनर्जी ट्रांसफर। हरिजित, फंक्शन ऑफ रिजर्वॉयर इन अ बायोजियोकेमिकल साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, फंक्शन ऑफ रिजर्वॉयर क्या है? मैम वो न्यूट्रिएंट्स देना जब डेफिसिट हो रहा है तो। हाँ, टू मीट द इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड एफ्लक्स। बहुत अच्छे। एक अच्छा क्वेश्चन आया था ना राहुल उस दिन टेस्ट में जो तूने बताया था, इसमें अपना कार्बन साइकिल इसका ही कुछ था और उसका शायद आंसर गलत था। एक मिनट रुक जा, तुझे पता है किससे पूछना है? रुक जा मैं बताती हूँ।
पुरानी कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी किसी के साथ, अभिषेक के साथ, लोकेश के साथ, मानव, किसी किसी से बदला लेना है क्या? मैम मानव ने सर को बोल दिया था कि मैंने दीवार गोद दी, जबकि मैंने नहीं गोदी थी। तो क्या बोला था मानव ने? पूछो। चलो, बोला था तो मतलब किससे पूछना चाहता है तू ये पूरे ग्रुप में? मानव। मानव से पूछना चाहता है। चलो भाई मानव बताओ। राहुल शुरू हो जाओ क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, मेरे को 1 मिनट ढूंढना पड़ेगा, आप 1 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल ढूंढो, अच्छे से ढूंढ के बताना, ठीक है? और जा ही रहा है ढूंढने अच्छे से। मानव थोड़ा संभल के रहना तुम। मानव बता देंगे। मानव को तुम बता दोगे? नहीं, सब बता देंगे, मैं ऐसा कह रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये एकदम वो चल रहा है ऑनेस्टली हर चीज। चलो ठीक है, अभी हम जरा दानिश से पूछते हैं। दानिश, यस मैम। आजकल क्या है, मैं और राहुल अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जब ये राहुल आता है ना तो हम बोलते हैं इस लाइन पे इन लोगों का ध्यान नहीं गया हुआ। तो अभी हमारा पर्पस यही है कि हमारे दानिश को फुल दिलवाने। चलो आने दो तब तक उसको। इकोसिस्टम सर्विसेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था भाई? रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। ठीक है, तो सॉइल फॉर्मेशन का कितना है भाई? 50%। पूर्वी राजपूत। हमारे लिए तो भाई अब क्वेश्चन ढूंढ रहा है राहुल, इससे हमें कोई टेंशन नहीं है। पूर्वी बेटा, ये रॉवल्फिया वोमेटोरिया वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो कौन से लेवल की डाइवर्सिटी है? मैम जेनेटिक। ठीक है, इंडिया में कितनी स्ट्रेन्स, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स है राइस की? राइस की 1000। 50,000। भैया मैंगो की, यस मैम। चलो कोई बात नहीं। मैंने पिछले वाइवा में मेरे जो बच्चे जिनको आता नहीं था वो बताया था एक आंसर दानिश कि हाउ डू साइंटिस्ट क्या था, एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्पीशीज। तो दानिश याद है वो मेथड? हाउ डू इकोलॉजिस्ट एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड? यस मैम। याद है पक्का? यस मैम। बदमाशी तो नहीं कर रहा है? चलो, तो कामरान बताएगा आंसर। मैम याद नहीं। ये देखो कैसा है तेरा भाई दानिश, कैसा है ये तेरा भाई? मैंने पूरा डिक्टेट किया था यार। कामरान तेरी फीस डबल करनी पड़ेगी अब। फीस ज्यादा दे देना तो सब याद हो जाता है अच्छे से। चलो शांभव शुरू हो जाओ जल्दी से। मैम एक एग्जॉस्टिवली स्टडीड ग्रुप लाइक इंसेक्ट्स का अपन रेशियो निकालते हैं ट्रॉपिक वर्सेस टेम्परेट में, और देन उसको उस रेशियो को एक्सट्रापोलेट करते हैं बाकी स्पीशीज में। वेरी गुड, शाबाश। तो हमारे राहुल ने ढूंढ लिया क्या क्वेश्चन? मैम मिल तो गया, बट उसमें शायद थोड़ी कंट्रोवर्सी थी। अच्छा, कंट्रोवर्सी थी उसमें। क्वेश्चन ये था, फिर देख लेंगे। हम चेक कर दें कंट्रोवर्सी। वो कह रहा है क्वेश्चन दे भेजो, हम सब निपट लेंगे। राहुल देख रहे हो इन लोगों को? क्वेश्चन था मेन रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन इज, है ना? हाँ यही था क्वेश्चन। पहला ऑप्शन था हाइड्रोस्फीयर, सेकंड था लिथोस्फीयर, थर्ड था एटमॉस्फेयर, फोर्थ था ऑल। हाइड्रोस्फीयर दिया तो वही है, बट समरी में दोनों दिया। नहीं नहीं, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। उसमें साफ साफ दिया है, उसमें साफ साफ दिया है दिस ओशनिक रिजर्वॉयर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। यानी ओशन का जो रिजर्वॉयर है वो क्या रेगुलेट कर रहा है? CO2 इन द एटमॉस्फेयर। उसमें साफ साफ दिया है कि एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन्स 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन। 1%, यस। तो क्या है राहुल, इसका फिर से लाइन रिपीट करो। द मेन रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन पूछा था। ठीक है, तो ये लोकेन सहमत हो इस आंसर से? यस मैम ठीक है मैम। वैसे क्वेश्चन में मेन रिजर्वायर बोला है तो मैम फिर हाइड्रो वाला ठीक है, ओशन मतलब ठीक है। हाँ मेन रिजर्वॉयर है। तो राहुल एक बार और लाइन रीड कर ले बच्चे। तुम्हें क्या आंसर बताया गया राहुल? मैम वैसे तो हाइड्रोस्फीयर दिया था, बट इवेंचुअली आई थिंक कैंसिल करवा दिया था वो, क्योंकि समरी में यही दिया कि गैसियस रिजर्वॉयर जो होता है मेनली हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर होता है,
एक बार के लिए मान सकते हैं कि गैशियस में बाकी भी आते हैं कार्बन के अलावा, बट वहां पर ब्रैकेट में कार्बन ही दिया कार्बन दिया है, इसलिए सर ने बोला अगर 2 ऑप्शन सही है तो ऑल करना ही पड़ेगा। चलो अच्छा, अब एक चीज बताएंगे भाई लोकेंद्र, अभिषेक, जब सक्सेशन होता है तो क्या क्या चीजों में चेंज आता है, क्या क्या चीजें चेंज होती हैं ड्यूरिंग? डाइवर्सिटी बढ़ती है और नंबर बढ़ता है, बायोमास बढ़ता है। सब एक साथ बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ, डाइवर्सिटी बढ़ती है स्पीशीज की और नंबर बढ़ता है, बायोमास बढ़ता है। ठीक है राहुल, तीनों चीजें याद थी? मैम सुनी नहीं मैंने। सुनी नहीं? वाह। नहीं अरे मैं वो कुछ देख रहा था। हाँ सुनो राहुल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग सक्सेशन जब स्टेजेस बढ़ती जाती हैं तो क्या क्या चीजों में चेंज आता है? चेंज इन दी डाइवर्सिटी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज एंड इंक्रीज इन बायोमास। दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब आ जाओ, क्या पूछ रही थी अब मैं? दानिश? यस मैम। रॉबर्ट मे की ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एस्टिमेट क्या बोलती है भाई? कितनी स्पीशीज है टोटल? 7 मिलियन 22% जितनी उस डिस्कवर हुई अभी तक उसकी। ठीक है, शाबाश। तो अब दानिश थक गया है क्या? दानिश नहीं मैम, नहीं थका? ठीक है, तो दानिश ये बताएगा कि इंडिया कितना % ऑफ लैंड एरिया है और कितनी उसके कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल स्पीशीज? 8.1% कंट्रीब्यूशन है और 4.1% लैंड है। 2.4% लैंड एरिया। 2.4, ठीक है। याद था कि गलती से निकल गया मुझसे? याद था, मतलब पढ़ा था। तो अब याद कर लेना, है ना। 2.4% एरिया है। शाम्बा बड़ा खुश होता है दानिश से गलती हो जाती है। क्या शाम्बा? अरे मैम वाइवा में सही करता है जब मैं लेता हूँ। ये क्या करता है, कुछ तो भी एकदम कैजुअल बैठा रहता है ना, इसलिए इसके मुंह से गलती निकल ही जाती है। दानिश 2.4% ऑफ एरिया एंड 8.1% कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यस मैम। तो थोड़ा अंदर का डेटा पूछती हूँ। अभिषेक से पूछूंगी तो वो तो बता ही देगा, इसलिए दानिश से पूछते। यस मैम। ग्लोबल के एस्टिमेट से, ग्लोबल के अगर हम देखें तो ये बताओ कि डैश प्लांट स्पीशीज एंड डैश एनिमल स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। मैम 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड 3 लाख। मैम बट वो इंडिया के केस में है ना, आपने वर्ल्ड क्वेश्चन पूछा तो वर्ल्ड का तो नहीं दिया। अच्छा हाँ, इंडिया का, सॉरी, वही मैं सोच रही थी कि क्या कैलकुलेट लगा रहा है। और तूने थोड़ी गड़बड़ करी अभिषेक आंसर में, थोड़ी गड़बड़ करी है। 1 लाख तूने किसका बोला? प्लांट। 1 लाख एनिमल्स का कितना बोला? नहीं 1 लाख प्लांट का ही बोला है और 3 लाख एनिमल। नहीं ना, उल्टा बोल रहा है। प्लांट्स का ज्यादा है। समझा दानिश? प्लांट्स का 300,000 से ज्यादा है और एनिमल्स का 100,000 से ज्यादा है। मैम मैंने गलत समरी में मतलब गलत लिखा है कुछ। समरी में नहीं यार, ये अंदर उसमें दिया हुआ। नहीं मैम, मैं शॉर्ट नोट्स में गलत लिखा है। चलो कोई बात नहीं। अब जल्दी से बता दे, ये पूर्वी राजपूत स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया? मैम प्लांट्स का 1 लाख ही है और एनिमल का मैम सही बोला था। मैं ऐसे ही थोड़ी ना गलत बोलूंगा। तो मैंने तो किसने गलत बोला? मुझे तो पता है 1 और 3। मैं सही बोला था, जिसने भी दोबारा बोला वो गलत बोला। हाँ मैंने गलत बोल दिया। गलत किसने बोला? दानिश ने। मैम लगे इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि सबको सही लगा। एक्चुअली अभी भी मुझे लगा कि इसने 1 और 3 ही बोला है, तो इसने बोला क्या था? उल्टा बोल दिया था। यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दानिश। ठीक है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने प्रपोज किया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जर्मन। ठीक है, अब जल्दी से बताएंगे पूर्वी राजपूत कि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के लिए स्लोप क्या है? 1.15। मैमल्स के लिए? मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स? 1.15। एक्सीलेंट भैया, बहुत सारे बच्चे एकदम खतरनाक हो गए। और अभिषेक से तो मेरे को बहुत डर लगने लगा आजकल। अभिषेक मैं पूछ ही नहीं रहे आप। नहीं पूछ रही हूँ? नहीं, पता नहीं क्या चाहता है ये लड़का। ये ट्री फ्रॉग स्पीशीज किस जगह पे पाई जाती है खासतौर पे? ट्री फ्रॉग स्पीशीज राहुल? वेस्टर्न घाट्स।
ठीक है, ये आ चुका है क्वेश्चन, PYQ है ये। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने प्रपोज किया था? पॉल एलिश। ठीक है, अनिरुद्ध आया भाई मीटिंग रूम में। चलो ठीक है, 1 मिनट। अब ग्रेसी से 4-5 क्वेश्चन। ग्रेसी। मैम वो ट्री फ्रॉग का क्या क्वेश्चन था? कौन सा? ट्री फ्रॉग वाला जो आपने अभी बोला। वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। ग्रेसी जी, स्टेलर सी काउ कहां से एक्सटिंक्ट हुआ है? रशिया। 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर। बाली, जावा एंड कैस्पियन। क्या बोला? बाली, जावा एंड कैस्पियन। ठीक है। ये कौन सा एपिसोड चल रहा है एक्सटिंक्शन का? 6th। ठीक है। दानिश, एक समय पे, अब ये कॉन्फिडेंस से गलत मत बोलना है ना, क्योंकि ये बैठे हुए हैं अभिषेक गुप्ता सुनने के लिए। सुन रहे हो दानिश? यस मैम। ठीक है, तो ये बता कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक समय पे कितना एरिया कवर करता था और अब कितना है? मैम अब पहले 14% था और अब 6 है। ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से एक्सटिंक्ट एनिमल्स का एग्जांपल? मैम स्टेलर सी का पैसेंजर पिजन। एक्सीलेंट। शंभव, लेक विक्टोरिया में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था जिसके कारण सिचलिड फिश एक्सटिंक्ट हो गई? नाइल पर्च। ठीक है। लंटाना एक एक्सोटिक स्पीशी है या इंडिजिनस? एक्सोटिक। पक्का? यस। अभिषेक, यस इलीगल इंट्रोडक्शन हुआ है कैटफिश का, अफ्रीकन Clarias कैट। caripinus for aquaculture purposes. बहुत अच्छे। चलो, तो अब मुझे ग्रेसी बताएगी। ग्रेसी, कितना परसेंट ऑफ टोटल ऑक्सीजन अर्थ एटमॉस्फेयर में अमेज़न फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होता है? 20%। बहुत अच्छे। ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज की एक खास बात बताइए। वैसे तो 2-3 चीजें होती हैं, एंडेमिज्म की खास क्राइटेरिया बताइए। मैम एक कन्फाइंड एरिया में लोकेटेड होते हैं। एंडेमिक स्पीशीज कहीं और, अब अगर वो इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि अगर वो चली गई तो फिर वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो उसी जगह पे पाई जाती है। ठीक है। सेक्रेड ग्रुप के एग्जांपल बता दो अभिषेक गुप्ता जल्दी से। मैम कितने? नहीं, कहाँ है सेक्रेड ग्रुप्स? मैम मध्य प्रदेश में है बस्तर, चंदा एंड सरगुजा में, अरावली हिल्स एंड जैंतिया हिल्स मेघालय में, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। ठीक है। पूर्वी राजपूत, जल्दी से बता दो अर्थ समिट का ईयर। हम 1992। हाँ 1992। उसके बाद वर्ल्ड समिट 2002। ठीक है। चलो 2-3 क्वेश्चन करके कंक्लूड करते हैं जल्दी से वाइवा को। मुझे जल्दी से बता दो लोकेंद्र, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट का ईयर बता दो। 1980, मतलब 1980s में हुआ था। ठीक है। लोकेंद्र, चिपको मूवमेंट का ईयर? 1974। 1974। ठीक है। अनिरुद्ध। यस मैम। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने क्या रिकमेंड किया है? इंडिया की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कि वो हिल्स के लिए 66% फॉरेस्ट कवर और वो अच्छा ठीक है। वेरी गुड। 67% फॉर हिल्स एंड 33% फॉर प्लेन्स। शाबाश। ठीक है। टोंगिया सिस्टम किसको याद है सभी बच्चों में से? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। बहुत अच्छे। ओजोन डे याद है लोकेंद्र? ओजोन डे 16 सितंबर। बहुत अच्छे। स्नो ब्लाइंडनेस क्या होता है? यूवीबी रेडिएशन से कॉर्निया इफेक्ट हो जाती है। शांभव, डॉप्सन यूनिट क्या होता है शांभव? मैम ओजोन लेयर की विड्थ मेजर करने के लिए थिकनेस है ना। तो शांभव जल्दी से बता दो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंट है? मैम 60%। CFC कितना है?
कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा कह रहा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला है क्या लोकेंद्र इसका? नहीं मैम, वो याद है ऐसे कि 60 + 20 ऐसा है। अच्छा ठीक है, मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ, जरा मुझे कोई फिल इन द ब्लैंक बता देगा। अनिरुद्ध, नहीं दानिश, दानिश। यस मैम। ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब डैश फ्रॉम द अर्थ एंड emit it again towards the earth। कौन से? इंफ्रारेड। हाँ, उसमें कौन से, शॉर्ट वेव की लॉन्ग वेव? लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव। आप लोगों को जो सभी को ये याद था क्या इसको, राहुल राठौर को? मैम याद था जी मैम। ये पेज नंबर 281 में, पेज नंबर 281 में जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस का पूरा इन्होंने जो वो बताया है अपना ग्लोबल वार्मिंग, उसमें जो अंदर क्वेश्चन आप उसमें से बना लिया करिए, ठीक है? अपर राइट सेक्शन में जो बॉक्स है। अच्छा ये बता दीजिए कि अगर ये गैसेस नहीं होती राहुल, तो अर्थ का टेम्परेचर कितना होगा? हम करेंटली 18 है, अगर नहीं होती तो करेंटली 15 है, अगर नहीं होती तो -18। सब एक साथ बोलते हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। राहुल अच्छे से बोल। मैम अभी करेंटली है 18। अच्छा दानिश? अरे मैम वो 15-18 में कंफ्यूज हो रहा हूँ। और पहले अगर नहीं होती तो -18 होता। दानिश वेरी गुड, पूरे कॉन्फिडेंस से गलत तो नहीं बोल दिया है? क्योंकि मुझे कई बार सुनाई नहीं देता तो फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा सही बोला होगा मेरे दानिश ने। नहीं, तो नहीं राहुल अभी है 15 और अगर ये नहीं होते तो -18। ठीक है, तो अब ये मुझे बताएंगे जरा अभिषेक गुप्ता। अभिषेक, दो ऐसे इंसिडेंट्स बताओ जो एक्सीडेंटल लीकेज के हैं रेडियो Three Mile Island and Chernobyl disaster। 3 Mile Island in 1979। वेरी गुड वेरी गुड। बस गूगल डेटा बंद कर। अच्छा अब जल्दी से बताएगा मेरा लोकेंद्र। लोकेंद्र, लोकेंद्र ये बता दे बेटा, ये रमेश चंद्र डागर किसके लिए फेमस है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ये मुझे बताएंगे अहमद खान ने क्या क्या चीज को मिक्स किया था रोड्स बनाने के? बिटुमेन और वो प्लास्टिक को। पॉलीब्लेंड। पॉलीब्लेंड क्या है? रिसाइक्लिंग मॉडिफाइड प्लास्टिक। ठीक है, ई वेस्ट का कॉन्सेप्ट तो पता ही है। यस। तो एक क्वेश्चन जो 2 साल पहले आया है, अनिरुद्ध चौहान बताएगा कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोजल का सूटेबल मेथड क्या है? अनिरुद्ध। 500 मीटर डीप गड्ढे में डाल देते रॉक से कवर करके। बिल्कुल सर। और वो तो नहीं डालोगे शूट इन द स्पेस? लोकेंद्र, वो भी लगाया था बच्चों ने, सीधा स्पेस में शूट कर दो। ये दिया तो भैया बच्चों ने बताया था आकर के हमने ये किया है। एनसीईआरटी को जरा प्यार से पढ़ना है। चलो इको सैंड टॉयलेट्स, अभिषेक गुप्ता। केरला एंड श्रीलंका। ठीक है, अभिषेक, अभिषेक नहीं राहुल, राहुल FOAM का फुल फॉर्म बता दे। फॉर्म फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्च। ठीक है, ये मेनली आपको पता है अरकाटा टाउन में था कोलैबोरेशन, और उसके बाद उसमें क्या क्या काम होता है आपको अच्छे से पता है। यूट्रॉफिकेशन का कॉन्सेप्ट जल्दी से एक लाइन में समझ लेते हैं। नेचुरल एजिंग को यूट्रॉफिकेशन बोलते हैं, जो नेचुरल रूप से जो शुरुआत में पानी होता है ठंडा होता है, सपोर्टिंग लिटिल लाइफ, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ गए, टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो है आपको ऐसा शुरुआत में दिखेगा कि एक्सेलरेटेड वो हो रहा है ग्रोथ, बट एट द कॉस्ट ऑफ जो रेयर ऐसी स्पीशीज जो केवल उस ठंडे पानी में रह सकती थी। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन हमारी एक्टिविटीज की वजह से जो होता है, दैट इज एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन। तो अमनदीप बताएगी। अमनदीप, अमनदीप कहाँ चली जाती है अमनदीप? मैम वो नहीं है क्लास में। अरे मुझे दिख रही है क्लास में नहीं है। दानिश, अच्छा हमें, अच्छा हाँ अब दिख। तो ये जो दानिश है इसी बात पे एक फाइन दानिश को ये बता दे दानिश कि बायो मैग्निफिकेशन एक्सप्लेन करने के लिए कोई बुक लिखी गई थी, एक बहुत फेमस। दानिश हंसने से काम नहीं चलेगा। दानिश नहीं, एक मिनट, अभिषेक इसको जरा अभी रुक जा। मैंने एनसीईआरटी में लिखा था लेकिन फिर मैं भूल गया। भूल गया? ये आएगा ना, राहुल समझा इसको।
मैम एक कोई रेचल थी, राचल उसने लिखी थी कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग लिखी। मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, उनको बिल्कुल नहीं आता एनसीईआरटी के बाहर, मतलब बिल्कुल भी नहीं आता। आज तो दानिश शाम्भव ने प्रूव कर लिया, मतलब उनको पिक्चर प्लांट का भी नाम नहीं पता। तो रेकल कार्सन की इंपॉर्टेंट बुक है साइलेंट स्प्रिंग, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है 2015 नीट में। It denotes the effect of insecticide on bird population. Silent spring, birds में अगर आप देखेंगे फूड चेन में जब DDT एंटर हो जाता है तो बायोमैग्निफिकेशन के कारण जो फिश ईटिंग बर्ड्स होती हैं उनमें DDT का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से थिनिंग ऑफ एग्स हो जाता है, प्री मैच्योर हैचिंग हो जाती है और उनकी पॉपुलेशन कम होती है। इसको बोला जाता है, इसके इफेक्ट को रेकल कार्सन ने ब्यूटीफुली एक बुक में एक्सप्रेस किया था जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट वैली मत टिक कर लेना। साइलेंट वैली क्या है लोकेंद्र? हम नेशनल पार्क पे कर रहे हैं। एक नेशनल पार्क है भाई, चलो ठीक है। एक लाइन रीड करेगा, मैं करूंगी, राहुल बताएगा। अ mere dash percent impurities make domestic sewage unfit। 0.1। ठीक है, बहुत अच्छे। In which year the Air Prevention and Control of Pollution Act came into force? 1981 राहुल। और उसको अमेंड किया गया था कब? 1987 में। और उसको क्या, किसको इंक्लूड कर लिया था? नॉइस को। बहुत बढ़िया, ठीक है। जल्दी से बता दे लोकेंद्र, स्क्रबर का क्या यूज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का क्या यूज है? हम स्क्रबर SO2 वगैरह हटाने के लिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पार्टिकुलेट मैटर है ना। ठीक है, तो आप लोगों का आज होमवर्क है कि आप लोग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स पढ़ के आओगे, ठीक है? यस मैम। तो अगला जो वाइवा होगा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर वाइवा से बाहर, ठीक है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी आपको पता है, मैंने एक आपको लिटरेचर भेजा भी था। लोकेंद्र, इनको एक अच्छा सा डिफरेंस ये वाइवा वाले ग्रुप में भेज दो, ठीक है? यस मैम। चलो अब 2 क्वेश्चन और पूछूंगी, अभी नहीं जाने दूंगी, ठीक है? तो शाम्भव बताएगा। शाम्भव, electrostatic precipitator can remove dash % particulate matter? 99. According to CPCB, particulate size dash are responsible for the greatest 2.5 micrometers or less, है ना? क्यों? क्योंकि वो अंदर चले जाते हैं। कहाँ तक चले जाते हैं? डीप इनसाइड लंग्स। बहुत अच्छे। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा साउंड लेवल डैमेजिंग है तो आप 70 कर लीजिएगा, 70 या 80, 150 मत करिएगा, ठीक है? 150 तो उन्होंने बताया है कि जेट प्लेन से या इस तरीके से, समझ गए ना बच्चों? यस मैम, वो तो हाई वाला। हाँ, एग्जाम्पलर में दिया हुआ है बच्चों, है ना? 70 या 80 कर ले रहा हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, अब क्लास वाइवा को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।